हैरी पॉटर और हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 24 सेक्टम सेम्प्रा। रात के काम से हैरी थक तो गया था लेकिन बेहद खुश था। अगली सुबह उसने सम्मोहन की क्लास में रॉन और हरमाइनी को पूरी बात बता दी। इससे पहले उसने अपने आसपास बैठे विद्यार्थियों पर ध्वनि दमन सम्मोहन कर दिया था। वो दोनों इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि उसने किस तरह स्लग हॉर्न से याद निकलवा ली। बहरहाल जब उसने उन्हें वोल्डेमॉर्ट के होर्क्रक्सों के बारे में बताया तो वो हैरान रह गए। उन्हें इस बात पर भी हैरानी थी कि अगर डंबलडोर को कोई होर्क्रक्स मिल गया तो वो हैरी को अपने साथ ले जाएंगे। जब हैरी ने आखिरकार उन्हें पूरी बात बता दी तो रॉन बोला, वाह। वो बिना सोचे समझे अपनी छड़ी छत की दिशा में लहरा रहा था। उसे जरा भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था। वाह, तुम सचमुच डंबलडोर के साथ जाओगे और उसे नष्ट करने की कोशिश करोगे। वाह रॉन, तुम बर्फ बना रहे हो, हरमाइनी ने धैर्य से कहा। रॉन की कलाई पकड़कर छड़ी छत की तरफ से दूर हटा ली जहां से बर्फ के बड़े सफेद गोले गिरने लगे थे। हैरी ने देखा पास वाले टेबल से लेवेंडर ब्राउन हरमाइनी को गुस्से से घूर रही थी। बहुत लाल आंखों से उसे घूरते हुए देखकर हरमाइनी ने तत्काल रॉन का हाथ छोड़ दिया। ओह हाँ, रॉन ने अपने कंधों के नीचे थोड़ी हैरानी से देखा। माफ करना, ऐसा लग रहा था जैसे हम सभी को भयंकर डंडरफ हो गए हों। उसने हरमाइनी के कंधे से थोड़ी नकली बर्फ हटाई। लेवेंडर रोने लगी। रॉन के चेहरे पर अपराध बोध आ गया। उसने उसकी तरफ पीठ घुमा ली। हम अलग अलग हो गए हैं, उसने हैरी को अपने मुंह के कोने से बताया। कल रात को जब उसने मुझे हरमाइनी के साथ लड़कों के कमरे से नीचे उतरते हुए देखा था, जाहिर है वो तुम्हें नहीं देख पाई, इसलिए उसने सोचा कि हम दोनों अकेले ही ऊपर से आ रहे हैं। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? नहीं, जब वो चिल्ला रही थी तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन कम से कम मुझे संबंध तोड़ना तो नहीं पड़ा। डरपोक, हरमाइनी ने कहा। हालांकि वो खुश दिख रही थी। रोमांस के लिए कल की रात बुरी थी। जिनी और डीन अलग हो गए हैं हैरी को लगा कि ये बताते समय हरमाइनी की आंख में समझ भरा भाव था, लेकिन वो ये बात कैसे जान सकती थी कि उसका दिल अचानक नाचने लगा था। अपने चेहरे को वो जितना भावहीन बना सकता था और अपनी आवाज़ को जितना उदासीन बना सकता था, उतना बनाते हुए उसने पूछा, कैसे? ओह, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात थी। जिन्नी ने कहा कि डीन हमेशा तस्वीर के छेद के पास उसे धक्का देने की कोशिश करता है, जैसे वो उसमें से अकेले नहीं चढ़ सकती हो। लेकिन उनका संबंध बरसों से डामाडोल था। हैरी ने क्लासरूम की दूसरी तरफ बैठे डीन पर निगाह डाली। वो निश्चित रूप से दुखी था। जाहिर है तुम दुविधा में पड़ गए हो, है ना? हरमाइनी ने कहा। हैरी ने जल्दी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्विडिच टीम, अगर जिनी और डीन में बातचीत बंद है। ओह हाँ, फ्लिटविक, रॉन ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा। सम्मोहन के नाटे टीचर उनकी तरफ लहराते हुए आ रहे थे। सिर्फ हरमाइनी ही सिरके को शराब में बदलने में कामयाब हुई थी। उसके कांच का गिलास हरे लाल द्रव से भरा था, जबकि हैरी और रॉन की गिलासों का द्रव अब भी काला भूरा था। प्रोफेसर फ्लिटविक ने उलाहना देते हुए कहा, लड़कों, बातचीत कम करो, काम ज्यादा करो, मुझे कोशिश करके दिखाओ। उन्होंने अपनी छड़ियाँ उठाईं, पूरी शक्ति से ध्यान केंद्रित किया, फिर छड़ी अपने गिलास की तरफ कर दी। हैरी के गिलास का सिरका बर्फ में बदल गया। रॉन के गिलास में विस्फोट हो गया। प्रोफेसर फ्लिटविक ने टेबल के नीचे से दोबारा निकलते हुए और अपने हैट के ऊपर से कांच के टुकड़ों को हटाते हुए कहा, अच्छा, होमवर्क में इसकी प्रैक्टिस करना। सम्मोहन के बाद उनका एक दुर्लभ खाली पीरियड था। वो एक साथ कॉमन रूम तक गए लेवेंडर के साथ। अपने संबंध खत्म होने को लेकर रॉन बहुत खुश था। हरमाइनी भी खुश थी, लेकिन जब हैरी ने उससे पूछा कि वो मुस्कुरा क्यों रही है तो वो बोली, दिन सुहाना है। दोनों में से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हैरी के मन में एक ज़बरदस्त युद्ध चल रहा था। वो रॉन की बहन है, लेकिन उसने डीन को छोड़ दिया है। वो अब भी रॉन की बहन है। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इससे स्थिति और खराब हो जाती है। अगर उससे पहले बात कर लूँ तो वो मुझे मारेगा।
लेकिन अगर मुझे परवाह ना हो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। हैरी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि वो तस्वीर के छेद से होते हुए धूप भरे कॉमन रूम में पहुंच गए थे। उसने 7th ईयर के विद्यार्थियों को समूह में देखा, लेकिन तब तक कुछ समझ नहीं पाया जब तक हरमाइनी ये नहीं चिल्लाई, केटी तुम लौट आई, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो गई। हैरी ने घूर कर देखा। ये सचमुच केटी बेल थी, जो बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। उसके प्रसन्न दोस्त उसे घेरे हुए थे। हाँ, मैं सचमुच ठीक हो गई हूँ। उन्होंने मुझे सोमवार को सेंट मंगोस से छोड़ दिया था। मैंने घर पर अपने मम्मी डैडी के साथ कुछ दिन बिताए हैं और आज सुबह यहाँ लौट आई। लेकिन अभी अभी लीन ने मुझे मैकलेगन और पिछले मैच के बारे में कहानी बताई है हैरी। हाँ, अब तुम लौट आई हो, रॉन भी ठीक हो चुका है। अब हमारे पास चील घात को रौंदने का अच्छा मौका है, जिसका मतलब है कि हम अब भी कब जीत सकते हैं। सुनो केटी, उससे तत्काल ये सवाल पूछना था। उसकी जिज्ञासा ने जीनी को भी कुछ समय के लिए उसके दिमाग से निकाल दिया था। उसने आवाज़ नीचे कर ली। वो हार, क्या तुम याद कर सकती हो वो तुम्हें किसने दिया था? नहीं, हर कोई मुझसे पूछ रहा है, लेकिन मुझे जो आखिरी चीज़ याद है वो ये है कि मैं 3 ब्रूमस्टिक के लेडीज़ बाथरूम में घुस रही थी। हरमाइनी ने पूछा, तो तुम निश्चित रूप से बाथरूम गई थी? देखो, मुझे बस इतना पता है कि मैंने दरवाजे को धक्का दिया था, इसलिए मुझे लगता है कि जिसने भी मुझ पर सम्मोहन किया था वो इसके ठीक पीछे खड़ा था। उसके बाद मेरी याददाश्त खाली है, जब तक कि 2 सप्ताह पहले मुझे सेंट मंगोज में होश नहीं आया। सुनो, अच्छा रहेगा कि मैं चल दूँ, आज ही लौटी हूँ, लेकिन इसके बाद भी प्रोफेसर मैकगोनिकल मुझे लाइनें लिखने की सज़ा दे सकती हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठकर उसकी बातों पर विचार करने लगे। तो ये कोई लड़की या औरत होगी जिसने केटी को वो हार दिया होगा, क्योंकि ये काम लेडीज़ बाथरूम में हुआ है। हरमाइनी ने अपनी बात रखते हुए कहा, या फिर कोई लड़का होगा जो लड़की या औरत दिखता होगा। ये मत भूलो कि हॉगवर्ट्स में भेस बदल काढ़े की कड़ाही भरी हुई थी। हम जानते हैं इसमें से कुछ चोरी हो गया है। उसने अपने मन में तस्वीर देखी कि क्रैब और ग्वाइल लड़कियां बनकर चले जा रहे हैं। हैरी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मती काढ़े का एक घूंट पी लूँ और दोबारा आवश्यकता कक्ष में जाने की कोशिश करूँ। ये काढ़े की बर्बादी होगी। हरमाइनी ने कहा और स्पेलमैन्स स्लेवरी पुस्तक नीचे रख दी। किस्मत एक सीमा तक तुम्हारा साथ दे सकती है हैरी, स्लगहॉर्न की बात अलग थी। तुम में पहले से ही उन्हें राज़ी करने की क्षमता थी, तुम्हें तो बस परिस्थितियों को थोड़ा ढालना था। किस्मत तुम्हें किसी सशक्त सम्मोहन के पार नहीं ले जा सकती। अपने बाकी के काढ़े को बर्बाद मत करो। अगर डम्बलडोर तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं तो तुम्हें खुशकिस्मती की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हम कुछ और काढ़ा नहीं बना सकते? रॉन ने हरमाइनी की बात को नज़रअंदाज करते हुए हैरी से पूछा, इसका बहुत सारा स्टॉक हो तो अच्छा रहेगा, ज़रा पुस्तक में देखना। हैरी ने अपनी उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक बैग से निकाली और खुशकिस्मती काढ़े वाले पन्ने को देखा। ओह, ये तो बहुत जटिल है, उसने पदार्थों की सूची पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, और इसमें 6 महीने लगते हैं। तब तो बहुत मुश्किल है, रॉन बोला। हैरी अपनी पुस्तक दोबारा रखने वाला था कि उसने पन्ने के कोने को मुड़ा हुआ देखा। पलट कर देखा, वहाँ मंत्र लिखा था, सेक्टम सेम्प्रा। उसके नीचे लिखा था, दुश्मनों के लिए। उसे ये पता नहीं था इस मंत्र से क्या होता है, और इसका प्रमुख कारण ये था कि वो इसे हरमाइनी के आसपास रहते जांच करके नहीं देखना चाहता था। केटी बेल के स्कूल लौटने से सिर्फ एक ही व्यक्ति खुश नहीं था, वो था डीन थॉमस, क्योंकि उसे अब धावक की जगह से हटना पड़ रहा था। जब हैरी ने उसे बताया तो उसने बड़ी हिम्मत से इस सदमे को सहा और सिर्फ हुंकार भरकर कंधे उचका दिए। हालांकि हैरी को ये स्पष्ट एहसास था, उसके मुड़ते ही डीन और सीमस उसकी पीठ पीछे बगावत के अंदाज में कुछ बड़बड़ा रहे थे। जिन्हें डीन के साथ संबंध टूटने से ज़रा भी परेशान नहीं थी, इसके विपरीत वो टीम की जान थी। हैरी के दिमाग में अब भी लड़ाई चल रही थी, जीनी या रॉन। कई बार वो सोचता कि लेवेंडर वाली घटना के बाद रॉन को उसका जीनी के साथ घूमना फिरना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन फिर उसे रॉन के चेहरे का भाव याद आया जब उसने जीनी और डीन को एक साथ देखा था।
उसे यकीन था कि अगर हैरी जिनी का हाथ भी पकड़ लेगा तो भी रॉन को गद्दारी लगेगी। बहरहाल हैरी न चाहते हुए भी खुद को जिनी के साथ बातें करने से, उसके साथ हंसने से, प्रैक्टिस के बाद उसके साथ लौटने से खुद को नहीं रोक पाया। चाहे उसकी अंतरात्मा कितनी भी दुखे, वो उसके साथ अकेले रहने के बहाने खोजने लगा। अगर स्लगहॉर्न अपनी पार्टी दे दें तो ये आदर्श मौका रहेगा, क्योंकि तब रॉन आसपास नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्लगहॉर्न ने पार्टी देना छोड़ दिया था। एक दो बार हैरी ने हरमाइनी की मदद लेने के बारे में सोचा, लेकिन उसे नहीं लगा कि वो उसके चेहरे पर आने वाले आत्मसंतुष्टि के भाव को झेल सकता है। जब भी वो जिनी को निहारता या उसके मजाक पर हंसता तो हरमाइनी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव नजर आने लगता। मामला इस बात से और भी जटिल हो गया था, क्योंकि उसके मन में लगातार ये चिंता बनी रहती कि अगर वो जिनी के सामने घूमने फिरने का प्रस्ताव नहीं रखेगा तो जल्द ही कोई और ये प्रस्ताव रख देगा, क्योंकि वो और रॉन कम से कम एक बात पर एक मत थे कि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर खुशकिस्मती काढ़े का एक और घूंट पीने का प्रलोभन हर दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जैसा हरमाइनी ने कहा था, ये परिस्थितियों को थोड़ा अनुकूल बनाना था। मई के शांत दिन धीरे धीरे खिसक रहे थे। जब भी हैरी जिनी को देखता तो रॉन उसके ठीक पीछे रहता। हैरी किस्मत के उस झटके के लिए बेताब था, जो रॉन को यह एहसास दिला दे कि उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर होनी चाहिए कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी बहन आपस में प्रेम करते हैं, और वो उन दोनों को कुछ सेकंड के लिए अकेला छोड़ दे। इसका कोई मौका दिख नहीं रहा था, क्योंकि अंतिम क्विडिच मैच करीब आ रहा था। रॉन हर समय हैरी के साथ रणनीतियों पर बातचीत करना चाहता था। सिर्फ रॉन का ही ये हाल नहीं था। गरुण द्वार चीलघात मैच में पूरे स्कूल की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। अगर गरुण द्वार चीलघात को 300 से ज़्यादा अंतर से हरा दे तो वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे। अगर वो 300 पॉइंट से कम से जीतते हैं तो वो चीलघात के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे। अगर वो 100 पॉइंट से हारते हैं तो वो मेहनतकश के बाद तीसरे नंबर पर आएंगे, और 100 से ज़्यादा अंतर से हारते हैं तो चौथे स्थान पर रहेंगे। हैरी ने सोचा कि कोई भी उसे ये बात भूलने नहीं देगा कि उसकी कप्तानी में गरुण द्वार 2 सदियों में पहली बार चौथे स्थान पर था। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद हैरी अपनी दूसरी महत्वाकांक्षा को भूला नहीं था। वो पता लगाना चाहता था कि मैल्फॉय आवश्यकता कक्ष में क्या कर रहा है। चीलघात के खिलाफ होने वाले मैच के कुछ दिन पहले हैरी कॉमन रूम से निकला और डिनर करने के लिए नीचे की तरफ अकेला चल दिया। रॉन उल्टी करने के लिए पास वाले बाथरूम में चला गया। हरमाइनी प्रोफेसर वेक्टर के पास एक गलती के बारे में हुई बातचीत करने गई थी, जो उसके हिसाब से उसने अंकों के जादुई महत्व के पिछले निबंध में कर दी थी। अपनी आदत के चलते हैरी ने नक्शे की जांच की। एक पल के लिए उसे मैल्फॉय कहीं नहीं दिखा, लेकिन तभी उसने देखा मैल्फॉय का छोटा सा लेबल लगा बिंदु एक मंजिल नीचे लड़कों के बाथरूम में था। उसके साथ क्राइब या गोयल नहीं थे, बल्कि मायूस मीना थी। हैरी ने इस अस्वाभाविक जोड़ी की तरफ घूरना तभी बंद किया जब वो सूट ऑफ आर्मर से टकरा गया। इससे हुए तेज धमाके से वो होश में आ गया। वो जल्दी से वहां से भागा ताकि फिल्च ना आ जाए। वो तेजी से संगमरमर की सीढ़ी उतरा और नीचे वाले गलियारे में दौड़ने लगा। बाथरूम के बाहर उसने दरवाजे से कान लगा दिए। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। ड्रेको मैल्फॉय दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसके हाथ सिंक के दोनों कोनों को पकड़े थे। उसका सफ़ेद सुनहरा सिर झुका हुआ था। ऐसा मत करो, मुझे बताओ क्या गड़बड़ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एक टॉयलेट से मायूस मीना की आवाज़ आई। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, मैल्फॉय ने कहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। और अगर मैंने इसे जल्दी ही नहीं किया तो वो कहते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। हैरी को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी जगह मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मैल्फॉय रो रहा था, सचमुच रो रहा था। आंसू उसके पीले चेहरे से बहते हुए गंदे बेसिन में गिरने लगे। मैल्फॉय सुबकते हुए आहें भरते रहा, और फिर बुरी तरह कांपने के बाद उसने चटके हुए आईने में देखा। तब जाकर उसने देखा कि उसके कंधे के पीछे हैरी उसे घूर रहा था। मैल्फॉय ने छड़ी निकाल ली। हैरी ने भी तत्काल अपनी छड़ी निकाल ली। मैल्फॉय का मंत्र हैरी से बस कुछ इंच दूर निकल गया, जिससे पीछे की दीवार पर लगा लैंप टूट गया। हैरी ने
एक तरफ को छलांग लगाकर सोचा आकाशगामी और अपनी छड़ी लहराई, लेकिन मेलफॉय ने मंत्र को रोक दिया और दूसरा मंत्र पढ़ने के लिए अपनी छड़ी ऊपर की। नहीं नहीं, लड़ो मत, रुको रुको, मायूस मीना चिल्लाई। एक जोरदार धमाका हुआ। हैरी के पीछे के डिब्बे में विस्फोट हुआ। हैरी ने एक पैर बंधन शाप देने की कोशिश की जो मेलफॉय के कान के पीछे वाली दीवार से टकराकर लौटा और उसने मायूस मीना के पीछे वाले वाटर टैंक को चकनाचूर कर दिया। मायूस मीना की चीख निकल गई। हर तरफ पानी फैलने लगा। हैरी फिसल गया और मेलफॉय अपने चेहरे को विकृत करते हुए चिल्लाया, पीड़ी सेक्टम सेम्प्रा। हैरी फर्श से गरजा। उसने अपनी छड़ी तेजी से लहराई। मेलफॉय के चेहरे और सीने से खून बहने लगा, जैसे किसी अदृश्य तलवार से काट दिया गया हो। वो पीछे की तरफ गिरा, जिससे पानी भरे फर्श पर जोरदार छपाक की आवाज आई। उसके बेजान दाहिने हाथ से छड़ी गिर गई। नहीं, हैरी ने हाँफते हुए कहा। फिसलते और लड़खड़ाते हुए हैरी उठकर खड़ा हुआ। वो मेलफॉय की तरफ लपका। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। नहीं, मैंने ये नहीं। हैरी नहीं जानता था वो क्या कह रहा था। वो मेलफॉय के पास घुटने टेक कर बैठ गया, जो अपने ही खून के तालाब में बुरी तरह कांप रहा था। मायूस मीना ने कान फोड़ू चीख निकाली, हत्या, बाथरूम में हत्या। स्नैप बाथरूम में आ गए। उनका चेहरा आग बबूला था। हैरी को झटके से एक तरफ करके मेलफॉय के ऊपर झुके अपनी छड़ी निकाली, उसे गहरे जख्मों के ऊपर फेरा। वो मंत्र बुदबुदा रहे थे जो किसी गीत जैसा लग रहा था। खून बहना बंद हो गया। स्नैप ने मेलफॉय के चेहरे पर लगा खून साफ किया, मंत्र दोहराया, जख्म ठीक होने लगे। हैरी एकटक देख रहा था। मीना अब भी ऊपर सुबक और बिसूर रही थी। जब स्नैप ने तीसरी बार प्रतिकारक मंत्र पढ़ दिया तो मेलफॉय को उठाकर खड़ा कर दिया। तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, निशान रह सकते हैं, लेकिन तुम अगर तत्काल डिटेनी ले लेते हो तो उससे बच सकते हो। आओ। स्नैप मेलफॉय को सहारा देकर बाथरूम के बाहर ले गए। वो दरवाजे पर पहुंचकर ठंडे आवेश भरी आवाज में बोले, और पॉटर, तुम मेरा यही इंतजार करना। हैरी के मन में एक पल के लिए भी इस आदेश की अवहेलना का विचार नहीं आया था। स्नैप 10 मिनट बाद लौटे। बाथरूम में आने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया। जाओ, उन्होंने मीना से कहा, जो तत्काल टॉयलेट में चली गई। मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं नहीं जानता था वो मंत्र क्या करता है। जाहिर है मैंने तुम्हें कम आंका था पॉटर। कौन सोच सकता है तुम इस तरह का शैतानी जादू जानते हो। ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया? मैंने इसे कहीं पढ़ा था। कहाँ? मैं याद नहीं कर सकता। झूठे, स्नैप ने कहा। हैरी का गला सूख गया। वो जानता था कि स्नैप क्या करने वाले थे और वो इसे कभी रोक नहीं पाया था। बाथरूम उसकी आंखों के सामने कांप रहा था। उसने अपने मस्तिष्क से सारे विचार बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी हाफ ब्लड प्रिंस की उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक उसके दिमाग के सामने धुंधले तरीके से तैर आती थी और वो गीले बाथरूम में स्नैप की तरफ दोबारा दिख रहा था। उसने स्नैप की काली आंखों में घूरा और नाउम्मीदी के साथ ही उम्मीद की कि स्नैप उसे न देख पाए हों, जिसका उसे डर था। लेकिन अपना स्कूल बैग मेरे पास लाओ और स्कूल की अपनी सारी किताबें भी, सारी, उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ अभी, स्नैप ने धीरे से कहा। बहस का कोई फायदा नहीं था। हैरी तत्काल मुड़ा छप छप करता हुआ बाथरूम से बाहर निकल गया। गरुण द्वार टावर की तरफ भागने लगा। उसे पानी और खून से लथपथ देखकर विद्यार्थियों के मुंह हैरानी से खुले रह गए, लेकिन उसने भागते समय किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। वो स्तब्ध महसूस कर रहा था, जैसे उसका कोई प्रिय पालतू जानवर अचानक वहशी हो गया हो। प्रिंस ने इस तरह का मंत्र अपनी किताब में क्यों लिखा था? इसने अब देखेंगे तो क्या होगा? क्या वो स्लगहॉर्न को बता देंगे? हैरी पूरे साल काढ़ों के इतने अच्छे परिणाम कैसे हासिल कर रहा था? क्या वो उस पुस्तक को जब्त कर लेंगे, नष्ट कर देंगे, जिसने हैरी को इतना कुछ सिखाया था? तुम कहाँ थे? इतने गीले क्यों हो? क्या ये खून है? रॉन सीढ़ियों पर खड़ा था। हैरी को देखकर चकरा गया। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, काढ़े वाली पुस्तक, जल्दी से मुझे दे दो। लेकिन हाफ ब्लड प्रिंस वाली पुस्तक को क्या हुआ? बाद में बताऊंगा। रॉन ने बैग से उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक निकालकर हैरी को दे दी। हैरी उसके पास से होते हुए भागा, कॉमन रूम में लौट गया, जहां उसने अपना स्कूल बैग उठाया। कई विद्यार्थियों की हैरान निगाहों को नज़रअंदाज किया जो अपना खाना खत्म करके लौटे थे। वो नाचते दैत्यों की दीवार दरी के पास अचानक रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, चलने लगा। मुझे अपनी पुस्तक छिपाने के लिए एक जगह चाहिए।
मुझे अपनी पुस्तक छिपाने के लिए एक जगह चाहिए, मुझे अपनी पुस्तक छिपाने के लिए एक जगह चाहिए। 3 बार खाली दीवार के सामने से गुजरा। उसने आंखें खोली तो आखिरकार आवश्यकता कक्ष का दरवाजा सामने था। वो अंदर घुसा, उसे धड़ाम से बंद कर दिया। हाँफने लगा। जल्दबाजी, दहशत और बाथरूम में जो होने वाला था उसके डर के बावजूद वो आश्चर्य से देखने लगा। वो एक बड़े चर्च के आकार का कमरा था। ये ऊंची दीवारों का शहर दिख रहा था। हैरी जानता था हॉगवर्ट्स में रहने वाले कई पीढ़ियों ने यहाँ सामान छिपाए होंगे। सड़कें और गलियां थीं, हजारों पुस्तकें थीं जो या तो प्रतिबंधित थी या रंगी अथवा चुराई हुई थी। हैट, आभूषण, चोगे, ड्रैगन के अंडे के छिलके, कॉर्क लगी शीशियां जिनके अंदर का सामान बुरी तरह चमक रहा था, कई जंग लगी तलवारें और खून से सनी एक भारी कुल्हाड़ी। इस सारे छिपे खजाने के बीच हैरी जल्दी से सामने की तरफ एक गली में भागा। वो एक दैत्य की विशाल मूर्ति के पास से मुड़ा, थोड़ी दूर भागा, उस टूटी हुई गायब होने वाली अलमारी के पास से बाईं तरफ मुड़ा जिसमें मॉन्टेग्यू पिछले साल गुम हो गया था। आखिरकार वो एक बड़ी अलमारी के पास ठहरा जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर एसिड फेंका गया हो। उसने अलमारी का चरमराता हुआ दरवाज़ा खोला। अंदर एक पिंजरा रखा था जिसके भीतर का प्राणी बहुत पहले मर चुका था। उसके कंकाल के 5 पैर थे। उसने हाफ ब्लड प्रिंस की पुस्तक पिंजरे के पीछे ठूंस दी और अलमारी बंद कर दी। वो एक पल के लिए ठहरा। उसका दिल भयंकर तरीके से धड़क रहा था। उसने अटाले के ढेर को देखा। क्या वो इतने कबाड़े के बीच इस जगह को दोबारा खोज पाएगा? उसने पास वाले बक्से के ऊपर से एक बदसूरत बूढ़े जादूगर की मूर्ति का टूटा हुआ धड़ उठाकर उस अलमारी के ऊपर रख दिया जहां उसने पुस्तक छुपाई थी। तो उसने जादूगर की मूर्ति के ऊपर एक धूल भरी पुरानी विग और एक बदरंग मुकुट रख दिया ताकि वो आसानी से पहचान में आ जाए। और फिर वो छिपे हुए कबाड़े की गलियों से पूरी तेजी से भागता हुआ दरवाजे तक गया और वापस गलियारे में पहुंच गया। उसने अपने पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया जो फौरन दीवार में बदल गया। हैरी फुर्ती से नीचे वाली मंजिल के बाथरूम की तरफ भागा और भागते समय उसने रॉन की उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक अपने बैग में डाल ली। 1 मिनट बाद वो स्नैप के सामने था जिन्होंने बिना कुछ कहे हैरी के स्कूल बैग की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हैरी ने हाँफते हुए उन्हें बैग दे दिया। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था। वो इंतज़ार करने लगा। एक एक करके स्नैप ने हैरी की सारी पुस्तकें निकाली और उनकी जांच की। सबसे आखिर में सिर्फ काढ़े की पुस्तक बची थी जिसे खोलने से पहले उन्होंने उसे काफ़ी गौर से देखा। पॉटर, ये तुम्हारी किताब है? हाँ, हैरी ने अब भी तेज तेज सांस लेते हुए कहा। तुम्हें पूरा यकीन है पॉटर? हाँ, हैरी ने थोड़े जोश में कहा। ये तुम्हारी उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक है जिसे तुमने फ्लरिश एंड ब्लॉट्स से खरीदा था? हाँ, स्नैप ने पूछा। तो फिर इसके कवर पर रुनिल वाज़ल्ब क्यों लिखा हुआ है? हैरी का दिल एक पल के लिए धक रह गया। ये मेरा निकनेम है। तुम्हारा निकनेम? हाँ, मेरे दोस्त मुझे इसे नाम से बुलाते हैं। मैं निकनेम का मतलब समझता हूँ। उनकी ठंडी काली आंखें एक बार फिर हैरी की आंखों में देख रही थी। हैरी ने उनकी तरफ न देखने की कोशिश की। अपना दिमाग बंद कर लो, अपना दिमाग बंद कर लो। लेकिन वो कभी नहीं सीख पाया कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। तुम जानते हो मुझे क्या लगता है पॉटर? मुझे लगता है तुम बहुत झूठे और धोखेबाज हो। तुम्हें टर्म खत्म होने तक हर शनिवार को मेरे साथ सज़ा काटनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है पॉटर? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सर, हैरी ने कहा, अभी स्नैप से आंखें नहीं मिलाई। ठीक है, हम देखते हैं कि सज़ाओं के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है। शनिवार को सुबह 10 बजे पॉटर, मेरे ऑफिस में। लेकिन सर, क्विडिच आखिरी मैच। हैरी ने हताशा से ऊपर देखा। 10 बजे? इसने फुसफुसाए मुस्कुराए। बेचारा गरुड़द्वार, मुझे डर है इस साल चौथे स्थान पर रहेगा। इसके बाद वो बिना एक और शब्द बोले बाथरूम से चले गए। हैरी चटके हुए आईने को घूरता रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने तुम्हें इस बात की चेतावनी दे दी थी, हरमाइनी ने 1 घंटे बाद कॉमन रूम में कहा।
छोड़ो भी हरमाइनी, रॉन गुस्से से बोला। हैरी डिनर करने नहीं गया, उसकी भूख मर चुकी थी। उसने रॉन, हरमाइनी और जिनी को पूरी बात बता दी। हालांकि इसकी कोई खास ज़रूरत थी नहीं। खबर बहुत तेज़ी से फैल गई। मायूस मीना ने महल के हर बाथरूम में जाकर ही खबर फैलाने की जिम्मेदारी ले ली थी। पेंसी पार्किंसन मेलफॉय से अस्पताल में मिलने गई थी। इसके बाद पेंसी ने हैरी पर आरोप लगाने में ज़रा भी समय बर्बाद नहीं किया। इसने अपने स्टाफ को सारी बात बता दी थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी को पहले 15 मिनट तक फटकारा था। उन्होंने उसे बताया कि ये उसकी खुशकिस्मती है कि उसे स्कूल से नहीं निकाला गया और वो टर्म के अंत तक स्नैप की हर शनिवार की सज़ा से पूरी तरह सहमत हैं। जब उसने गरुड़ द्वार की टीम को बताया कि वो शनिवार को नहीं खेल पाएगा तो उनके चेहरे के भाव उसकी सबसे बुरी सज़ा थे। अब जिनी की आंखें उस पर टिकी थीं, लेकिन वो उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहता था। वो वहाँ निराशा या गुस्सा नहीं देखना चाहता था। उसने बस जिनी को बता दिया वो शनिवार को खोजी के रूप में खेलेगी और डीन उसकी जगह पर टीम में धावक बन जाएगा। अगर वो जीत गए तो शायद मैच के बाद के जश्न में जिनी और डीन में सुलह हो जाएगी। ये विचार हैरी के दिल को किसी बर्फीले चाकू की तरह बेध गया। हैरी, हरमाइनी ने कहा, तुम उस पुस्तक की तरफदारी कैसे कर सकते हो जब उस मंत्र ने... तुम उस पुस्तक के बारे में बोलना बंद करो, हैरी ने झिड़कते हुए कहा। प्रिंस ने उस मंत्र को उतारा था। ऐसा नहीं था कि वो किसी पर प्रयोग करने की सलाह दे रहा था। जहाँ तक हम जानते हैं वो किसी चीज़ को लिख रहा था जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ था। तुम जानती हो, मैं जानते बूझते इस तरह का मंत्र किसी पर नहीं पढ़ता, मेलफॉय पर भी नहीं, लेकिन तुम प्रिंस को दोष नहीं दे सकती। उसने ये नहीं लिखा था इसे आजमा कर देखो, ये सचमुच अच्छा मंत्र है। वो तो सिर्फ खुद को याद करने के लिए लिख रहा था, किसी और के लिए नहीं। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम दोबारा उस पुस्तक को लेने जा रहे हो? हाँ, मैं उसे लाऊंगा, हैरी ने हरमाइनी की बात बीच में काट कर जोर देते हुए कहा। सुनो, प्रिंस के बिना मैं खुशकिस्मती काढ़ा कभी नहीं जीत पाता। मैं कभी नहीं जान पाता रॉन को जहर से कैसे बचाना है। मैं कभी भी काढ़े में निपुणता और प्रतिष्ठा नहीं हासिल कर पाते जिसके तुम हकदार नहीं थे। हरमाइनी ने दुष्टता से उसकी बात बीच में काट कर कहा। छोड़ो भी हरमाइनी, जिन्नी ने कहा। हैरी इतना हैरान और कृतज्ञ हुआ कि ऊपर देखने लगा। ऐसा लगता है कि मेलफॉय उसे अक्षम में शाप देने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हैरी के पास बचाव के लिए कोई मंत्र था। जाहिर है मुझे खुशी है हैरी को शाप नहीं लगा, हरमाइनी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से आहत थी। लेकिन तुम उस सेक्टम सेम्प्रा मंत्र को अच्छा नहीं कह सकती। देखो जिनी, उसने हैरी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है और मैच में तुम्हारी संभावनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था। ओह, क्विडिच के बारे में कुछ मत बोलो क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, जिनी ने झटके से कहा। कुछ भी बोलकर तुम खुद को शर्मिंदा ही करोगी। हैरी और रॉन घूरने लगे। हरमाइनी और जिनी की आमतौर पर अच्छी जमती थी, लेकिन इस वक्त वो दोनों हाथ बांधकर गुस्से में विपरीत दिशाओं में घूर रही थी। रॉन ने घबराकर हैरी की तरफ देखा, फिर यूं ही एक पुस्तक उठाकर उसके पीछे अपना मुंह छिपा लिया। हैरी जानता था वो इसका बहुत कम हकदार था, लेकिन वो अचानक खुश हो गया। हालांकि उनमें से कोई भी बाकी शाम एक दूसरे से कुछ नहीं बोला। उनकी खुशी बहुत कम समय तक कायम रही। अगले दिन नाग शक्ति वालों के ताने झेलने थे और गरुड़ द्वार वालों का गुस्सा भी झेलना था, जो बहुत दुखी थे कि उनके कप्तान ने आखिरी मैच में खुद पर प्रतिबंध लगवा लिया है। अगले दिन जब सभी क्विडिच पिच तक जा रहे थे, वो पत्थर की सीढ़ियां उतरकर तहखाने में चलता गया जब तक कि दूर से आती भीड़ की आवाज़ें धीमी नहीं हो गई। ओह पॉटर, स्नैप ने कहा जब हैरी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मिस्टर फिल्च इन पुरानी फाइलों को साफ करने के लिए किसी को खोज रहे थे। इनमें हॉगवर्ट्स के गलत काम करने वालों और उनकी सज़ाओं के रिकॉर्ड हैं, जहां स्याही हल्की हो गई है या चूहों ने कार्ड को नुकसान पहुंचा दिया है। वहां तुम्हें अपराधों और सज़ाओं की नकल करनी है, और हाँ, तुम जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है प्रोफेसर, हैरी ने कहा। इन शब्दों में जितनी हिकारत भर सकता था भर दी। मुझे लगता है तुम बॉक्स नंबर 1012 से 1056 तक काम करो। वहाँ तुम्हें जाने पहचाने नाम मिलेंगे जिससे काम में तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। उन्होंने एक झटके में सबसे ऊपर वाले बॉक्स से कार्ड निकाला
और उसे पढ़ा जेम्स पॉटर और सीरियस ब्लैक बर्ट्रेम ऑब्री पर गैर कानूनी मंत्र का प्रयोग करते हुए पकड़े गए। आरबी का सिर सामान्य से दुगने आकार का हो गया था। दोहरी सजा। स्नैप व्यंग से हंसे। सोचना कितना आरामदेह है कि हालांकि वो जा चुके हैं, लेकिन उनकी महान उपलब्धियों का रिकॉर्ड अब भी है। हैरी ने अंदाज़ा लगाया था कि ये काम नीरस और बेकार होगा। साथ ही जैसी स्नैप ने निश्चित रूप से योजना बनाई थी, उसके पेट में उस समय जोर का झटका लगता जब वो अपने डैडी या सीरियस का नाम पढ़ता, जो आम तौर पर बहुत से गलत कामों में साथ थे। कभी कभार रीमस ल्यूपिन और पीटर पेटिग्रू के नाम मिल जाते। हैरी बार बार दीवार पर टिक टिक करती घड़ी देखता रहा। ये सामान्य घड़ी से आधी रफ्तार से चल रही थी। ये शायद स्नैप ने इस पे धीरे चलने का जादू किया था। घड़ी में 12:30 बज गए तो हैरी का पेट गुड़गुड़ करने लगा। स्नैप हैरी को काम सौंपने के बाद कुछ नहीं बोले। आखिरकार उन्होंने 1:10 पर ऊपर देखा। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तुमने जहाँ काम छोड़ा है निशान लगा लो। हैरी ने एक मुड़े हुए कार्ड को बॉक्स में कहीं भी ठूस दिया और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया ताकि स्नैप अपना इरादा न बदलने। उसने पिच की तरफ से आती आवाज़ को सुनने के लिए कानों पर जोर डाला, लेकिन वहाँ खामोशी थी। इसका मतलब ये था कि मैच खत्म हो गया है। वो भीड़ भरे हॉल के बाहर ठिठका और फिर संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर भागा। चाहे गरुड़द्वार की टीम जीते या हारे, आमतौर पर कॉमन रूम में जश्न मनाती है। कैसे हाल चाल हैं? मोटी औरत को उसने पासवर्ड बोला। सोचने लगा उसे अंदर जाने पर क्या मिलेगा। मोटी औरत का चेहरा भावहीन था। उसने जवाब दिया, खुद ही देख लो। वो आगे की तरफ झूल गई। उसके पीछे वाले छेद से जश्न की गर्जना बाहर निकली। हैरी आंखें फाड़ कर देख रहा था। हम जीत गए। रॉन ने सामने आकर हैरी की तरफ चांदी का कप लहराया। हम जीत गए। स्कोर था 450-140। हम जीत गए। हैरी ने चारों तरफ देखा। जिनी उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। जिनी के चेहरे पर एक सख्त जलता हुआ भाव था। उसने अपनी बाहें हैरी के गले में डाल दी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई योजना बनाए, बिना चिंता किए कि 50 विद्यार्थी देख रहे हैं, हैरी ने उसे चूम लिया। कई लंबे पलों बाद, या हो सकता है आधा घंटा बाद, या कई धूप भरे दिनों के बाद वो अलग हुए। कमरे में खामोशी हो गई। कई लोग सीटी बजाने लगे, खीखी करने लगे। जिनी के सिर के ऊपर से हैरी ने देखा डीन थॉमस के हाथ में एक टूटा गिलास है। रोमिल्डा वैन को देख के लगा जैसे वो उठाकर कुछ मारने वाली हो। हरमाइनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन हैरी की निगाह रॉन को खोज रही थी। आखिर उसने रॉन को देख लिया। वो अब भी कप पकड़े था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। एक पल के लिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रॉन ने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया, जिसका मतलब हैरी ने ये लगाया, अच्छा अगर तुम चाहते हो। उसके सीने वाला जानवर विजय से उल्लास में गरजने लगा। हैरी ने जीनी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। बिना कुछ कहे तस्वीर के छेद की तरफ इशारा किया। ऐसा लग रहा था वो मैदान में काफ़ी दूर तक घूमने जा रहे थे, जिस दौरान अगर उन्हें समय मिला तो वो मैच के बारे में बातचीत कर सकते थे।